दोस्तों यूएस के अंदर सिर्फ वही बंदा सेफ है जो कि यूएस का सिटीजन है। जिसके पास में यूएस की सिटीजनशिप नहीं है, चाहे वो 30 साल से रह रहा हो, 40 साल से रह रहा हो, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि आइस उसे कभी भी पकड़ सकती है और उसके बाद में डिटेंशन सेंटर में डालकर उसकी कंट्री में डिपोर्ट कर सकती है। जिसकी वजह से गूगल ने, एप्पल ने अपने एम्प्लॉयज़ को साफ हिदायत दी है जो कि यूएस के वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हैं, चाहे उनके पास में H1B वीज़ा हो, चाहे उनके पास में H4 हो, चाहे उसके पास में F हो, J हो, M हो, कोई सा भी वीज़ा हो। उनको कह रखा है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल मत करना, अपनी कंट्री में वापस बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यूएस की एम्बेसीज के अंदर इतना ज़्यादा डिले हो रखा है। एक सिंगल स्टैंप के लिए आपको 12 महीने रुकना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगर आप जाते हो अपनी कंट्री के अंदर और वापस आते हो, मतलब आपके पास में अभी है वीज़ा पीरियड भी है, तब भी वो जो स्टैंप ज़रूरी है ना, जिस स्टैंप के लगने के बाद में आप वापस यूएस में एंटर कर सकते हो, उसी का वेटिंग पीरियड 12 महीने हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी ही कंट्री में फंस जाओगे। तो इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल भी मत करना। अगर यूएस में हो, काम कर रहे हो, वहीं पर रहो, घर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी की शादी हो, क्या हो, कुछ भी हो, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के अंदर 5000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 0 स्टूडेंट आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर टीचर्स को सैलरी दी जाती है। 65,000 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर 10 से कम स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, पूरा स्टाफ है, वहाँ पर मेंटेनेंस भी दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा। और ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कि इंडिया के अंदर टोटल 10,13,000 स्कूल हैं, जिसमें से 5,149 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 0 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और 65,054 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 10 स्टूडेंट आते हैं, 10 से भी कम स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। और इन स्कूलों के अंदर 1,44,000 टीचर मौजूद हैं जहां पर 0 स्टूडेंट आते हैं या फिर 10 से कम स्टूडेंट आते हैं। और ये डेटा पिछले 2 साल का है जो कि धीरे धीरे राइज हो रहा है। और तेलंगाना की अगर बताएं, वहीं पर सबसे ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो कि 2081 स्कूल है जहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं आता है, 0 स्टूडेंट आते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर टीचर हैं, उनको सैलरी दी जाती है। वेस्ट बंगाल के अंदर 1,571 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 10 से कम स्टूडेंट आते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर टीचर्स को पूरी सैलरी दी जाती है और स्टाफ वगैरह जो भी मेंटेनेंस लगती है स्कूल चलाने में, वो पूरी की पूरी दी जाती है टैक्स पेयर के पैसों से। और यहाँ पर रीज़न ये बताया जा रहा है कि मेजर पॉपुलेशन धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है, वो दूसरी सिटीज़ के अंदर जा रही है जहाँ पर अच्छी एजुकेशन है, अच्छी परवरिश हो रही है उनके बच्चों की, तो वो वहाँ के स्कूलों के अंदर जा रहे हैं बजाय उन स्कूलों के जहाँ पर टीचर भी उलझुल पढ़ाते हैं। जैसा कि आपने कई सारे स्कूलों के अंदर देखा होगा, वहाँ पर टीचर को स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको अपॉइंट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ कई सारे बच्चे अपने आसपास के स्कूलों में जाना प्रेफर करते हैं बजाय दूर के स्कूलों में जाना, जिसकी वजह से कई स्कूल ऐसे हैं जो कि रिमोट लोकेशन पे हैं और वहाँ कोई जा नहीं रहा है, लेकिन टीचर फिर भी आ रहा है। दोस्तों, हम इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं। हम कहते हैं कि हम जर्मनी को भी 2027 तक क्रॉस कर देंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के मामले में। लेकिन आप एक बात सोचो कि यहाँ पर ऑन एवरेज सैलरी अगर देखी जाए, एक हफ्ते के अंदर 47 घंटे काम करने के बावजूद भी सिर्फ 8,000 रुपये मिलती है। ऑन एवरेज बता रहा हूँ, एक हफ्ते की सैलरी। लेकिन वहीं पर एक हफ्ता यूएस के अंदर बंदा 34 घंटे के करीब में काम करता है और उसको सैलरी मिलती है 1,40,000 रुपये। वहीं पर जर्मनी को देखोगे, वहाँ पर बंदा 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते के लिए, लेकिन वहाँ पर सैलरी मिलती है 1,14,000 रुपये। वहीं पर जापान का बंदा 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते, उसकी सैलरी होती है 78,000। वहीं पर चाइना का बंदा करीबन 48 आवर काम करता है और उसकी सैलरी होती है 68,000 पर वीक। ये पर वीक का हिसाब बता रहा हूँ, मंथली का देखोगे तो फिर 4x कर लेना, पता लग जाएगा कि मंथली कितना करते हैं और कितने घंटे हम काम करते हैं। तो ये जो हम बात करते हैं ना प्राइस हाइक करने की, टैरिफ के, वो भी एक तरफ कर दो। इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम इकोनॉमी ग्रो होती चली जा रही, वो भी एक तरफ कर दो। रियलिटी ये है कि यहाँ पर बंदा ज़्यादा काम करके भी उतना नहीं कमाता जितना दूसरी कंट्री के लोग कमाते हैं, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो कि उनका टैरिफ इतना है तो इनसे भी इतना टैरिफ लेना चाहिए, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम कहते हैं कि हम तो उसको पछाड़ देंगे, इसको पछाड़ देंगे। लेकिन जब बात आती है यहाँ की ओवरऑल रियलिटी की, तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है कि सिविक सेंस किसी के अंदर नहीं है। कूड़ा कहीं फेंक रहा है, कोई कहीं फेंक रहा है, कोई रोड पे रॉन्ग साइड से आ रहा है। तो मतलब चाहे हम फर्स्ट इकोनॉमी भी बन जाए, दुनिया की सबसे पहली इकोनॉमी भी बन जाए, तो ये कौन सिखाएगा हमें कि कैसे क्या करना होता है। दोस्तों, एयर इंडिया का एक प्लेन था जो था बोइंग 737, वो 13 सालों से गुम की श्रेणी में डाल रखा था कि ये गुम हो रखा है और मिल ही नहीं रहा था। और कोलकाता एयरपोर्ट वाले उसकी पार्किंग चार्जेस लगाए जा रहे थे। तो ऑलमोस्ट 13 साल बाद जब वो मिला एयर इंडिया को, तो उसके पार्किंग चार्जेस 1 करोड़ से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। फिलहाल के लिए क्या हुआ था कि एयर इंडिया
एयर ने इसको लॉस्ट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया था कि भैया ये तो प्लेन गुम ही हो गया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जिसके बाद में जब कोलकाता एयरपोर्ट ने पार्किंग फ़ी भेजी तो भी वो नहीं इसको देखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये गुम हो चुका है तो इसको अब क्या ही ढूंढना, ये तो हमारा है ही नहीं। तो उस वजह से वो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि वो पार्किंग चार्जेस हम पे करेंगे। लेकिन जब उनको मालूम चला कि ये उन्हीं का प्लेन है तो भैया पूरी की पूरी पार्किंग चार्जेस उन्होंने पे करी, और उसके बाद में अब बेंगलुरु इस प्लेन को भेज दिया गया है। हालांकि ये उड़ाने लायक तो था नहीं, तो इसको काट काट के इसके विंग हटा दिए, इसके बीच का हिस्सा मतलब टुकड़ों में इसको ट्रेलर में ले जाकर भेजा गया है बेंगलुरु, जहाँ पर ये इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए काम में लिया जाएगा, या वहाँ पे ट्रेनिंग व्रेनिंग जो होती है एयरलाइंस की उसके अंदर इसका यूज़ किया जाएगा।